हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 दैट इज द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947, ये इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट रहेगा और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी था, इसलिए इसके बहुत ज़्यादा पार्ट्स बने हैं। तो इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से रौलट सत्याग्रह जो है उसको यूज़ करके रौलट एक्ट को विड्रॉ करवाया गया। फिर उसके बाद जो महात्मा गांधी थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस तरीके से मूव ऑन किया। खिलाफत मूवमेंट तो जो थी वो अली ब्रदर्स ने चलाई थी। फिर लोगों ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, लोग जो थे वो महात्मा गांधी को किस तरीके से मतलब देख रहे थे। देन उसके बाद 1922 से 1929 के बीच में क्या क्या चीज़ें जो थी वो हुई, वो हमने सब देखा और हमने साइमन कमीशन के बारे में भी पढ़ा। आज हम देखेंगे कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने किस तरीके से दांडी में मार्च कर कर यात्रा कर कर किस तरीके से सॉल्ट लॉ जो था वो ब्रेक करा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पूर्ण स्वराज जो थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो थी, वो खुद ब खुद तो नहीं मिल सकती थी। उसके लिए लड़ना चाहिए नहीं था, या उसके लिए लड़ाई करनी पड़ रही थी किसको, इंडियंस को, ताकि वो ब्रिटिशर्स के आगे, ताकि वो क्या कर सके, कंप्लीट इंडिपेंडेंस पा सके। 1930s में जिस समय पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो चलाई गई थी, उसी समय पे गांधी जी जो था उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो क्या करेंगे, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे एक यात्रा करके। तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली जो स्टेट की मोनोपोली थी, मतलब जो स्टेट के ऊपर वन रूल था किसका, ब्रिटिशर्स का, कि वो ही क्या करेंगे, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे और सॉल्ट को बेचने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास था, अंग्रेजी सरकार के पास। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने दूसरे नेशनलिस्ट के राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर उन्होंने ये बोला कि सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स है वो एक सिंफुल है। सिंफुल मतलब बहुत ही पाप है, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी एसेंशियल आइटम है जो कि हम अपने डे टू डे या फिर डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, कहाँ पे, खाने में। सो सॉल्ट मार्च जो था वो क्या कर रहा था, रिलेटेड अ जनरल डिजायर ऑफ फ्रीडम टू अ स्पेसिफिक ग्रीवेंसी शेयर्ड बाय एवरीबॉडी एंड दस डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड द पुअर। मतलब कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि जी ये सॉल्ट मार्च जो थी ना, ये क्या चीज़ को डिपिक्ट कर रही थी, ये चीज़ को डिपिक्ट कर रही थी कि ये ऐसी ग्रीवेंसीज हैं, ऐसी मुश्किलात हैं जो कि हर एक पर्सन को क्या करनी पड़ रही है, देखनी पड़ रही है। ये किसी मतलब किसी पर्सन को रिच और पुअर में डिवाइड नहीं कर रही, बल्कि क्योंकि जो सॉल्ट था ना वो उतना ही जितना अमीर को चाहिए होता था उतना ही गरीब को भी चाहिए था। सो ये डिवीजन नहीं कर रहा था अमीर और गरीब के बीच में, बल्कि ये लोगों की आज़ादी को छीन रहा था कि वो सॉल्ट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो गांधी जी और उसके फॉलोवर्स जो थे उन्होंने मिलकर क्या किया, 240 माइल्स का जो डिस्टेंस था उसको कवर किया। उन्होंने साबरमती से वो चलना शुरू किया, और साबरमती जो कि गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है, और दांडी भी गुजरात के अंदर ही है। लगभग 240 माइल्स का डिस्टेंस कवर करके ये लोग साबरमती आश्रम से निकलकर इन्होंने कोस्टल टाउन जो था दांडी का, वहां तक ये गए, और जहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट के जो लॉ बनाए गए थे कि सॉल्ट सिर्फ हम बना सकते हैं, ब्रिटिश सरकार बना सकती है, उसको इन्होंने ब्रोक कर दिया। और मतलब समुद्र के किनारे पे, और गांधी जी ने वहाँ पे सी वाटर को बॉईल करके वहाँ पे क्या किया, सॉल्ट को प्रोड्यूस किया। तो इस तरीके से गांधी जी ने जो सॉल्ट टैक्स था वो क्या किया था, ब्रोक किया था, तोड़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे ये नमक को उठा लिया है, तो इन्होंने वहाँ पे क्या कर लिया, सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। महात्मा गांधी ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ बाय पिकिंग अप अ लंप ऑफ नेचुरल सॉल्ट। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो है वो इन्होंने क्या किया है, नेचुरल सॉल्ट को हाथ में उठाया है, जिससे इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया था। अब देखिए वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम की स्ट्रगल में वुमेन्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन रहा है। जैसे कि अम्बाबाई जो कि कर्नाटका की थी, वुमेन जो थी वो बहुत ही, इनका डाइवर्स बैकग्राउंड रहा है नेशनल मूवमेंट की पार्टिसिपेशन के अंदर। यंग, चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड हो, सिंगल हो, मैरिड हो, चाहे वो अर्बन एरिया से बिलोंग करती हो या रूरल एरिया से बिलोंग करती हो, चाहे वो कंजर्वेटिव हो या लिबरल होम से हो, मतलब कोई भी वुमेन जो थी उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। कहाँ पे, फ्रीडम की स्ट्रगल में उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। वुमेन्स की मूवमेंट जो थी, और वुमेन जो थी वो क्या कर रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी, ताकि देश को आज़ाद करवाया जाए। ब्रिटिश ऑफिशियल्स और इंडियन नेशनलिस्ट जो थे वो उनका ये मानना था कि वुमेन जो है उनकी पार्टिसिपेशन जो है नेशनल स्ट्रगल को एक इमेंस फोर्स देगी। क्यों, क्योंकि अगर लगभग 50% आदमी है तो 50% वुमेन्स भी तो है। तो अगर ये 50% लोग जो है वो देश के लिए लड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा
क्या कह सकते हैं हम, इतना ज़्यादा मतलब फ़ोर्स जो है वो ये लोग नहीं दिखा पाएंगे अकेले, अगर ये वुमेन्स नहीं होंगी। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो मतलब 100% लोग जो है वो क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ पाएंगे। सो इनका मानना था कि अगर वुमेन्स भी पार्टिसिपेशन करना शुरू कर देंगी वो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, तो ये नेशनल स्ट्रगल जो है वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सही तरीके से जो है वो क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। सो पार्टिसिपेशन जो रही फ्रीडम मूवमेंट के अंदर वुमेन्स की, वुमेन्स को उन्होंने घरों से बाहर निकाला, उनको प्रोफेशंस में जगह मिलने लगी, गवर्नेंस में जगह मिलने लगी, और उनको जो है वो मेन के अकॉर्डिंगली इक्वालिटी भी मिलने लगी। जैसे मेन को ट्रीट किया जाता था वैसे ही वुमेन्स को भी ट्रीट किया जाने लगा। कब? जब वुमेन्स ने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। पार्टिसिपेशन जो थी, इसका ये मतलब था कि वुमेन जो है वो भी क्या की जाएंगी, रिकाउंट की जाएंगी, बेस्ट रिकाउंट की जाएंगी। अंबाबाई जो थी कर्नाटका की, उनकी शादी हो गई थी 12 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में वो विधवा हो गई। उन्होंने क्या किया, फॉरेन क्लॉथ और लिक्वर शॉप्स के उडुपी, जो कि कर्नाटका में ही एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया, घेरा लगा दिया औरतों ने, और उन्होंने बोला शराब पीना खराब है, आप लोग यहाँ से शराब नहीं लेके जा सकते, और ना ही आप लोग यहाँ से फॉरेन के कपड़े लेके जा सकते हो। साथ ही साथ में उनको बहुत बार अरेस्ट भी किया गया, उनको जेल में रखा गया, और फिर से उनको छोड़ा गया, फिर से जेल में डाला गया। मतलब अरेस्ट कर लेना, फिर छोड़ देना, फिर अरेस्ट कर लेना, बहुत बार उनके साथ हुआ। प्रिजन्स में जब वो रहती थी तो उन्होंने बहुत सारी स्पीचेस बनाई। उन्होंने स्पिनिंग जो था, मतलब कपड़ा बुनना जो है वो किस तरीके से करना, उन्होंने वो सिखाया। और फिर उन्होंने प्रभात फेरीज जो थी वो भी ऑर्गेनाइज्ड करी। प्रभात फेरीज क्या होती हैं, सुबह के टाइम पे ये लोग क्या करते थे, भजन वगैरह गीत वगैरह गाते थे, और ये मतलब नेशन से रिलेटेड ये गीत वगैरह गाते थे और लोगों को जागरूक करते थे ताकि वो लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो सके। ठीक है। अम्बाबाई जो थी, उन्होंने बोला कि ये जो आज़ादी वाले जो दिन थे, ये मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशहाल दिन थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी ज़िंदगी को एक नया पर्पस और नई कमिटमेंट जो थी वो दी थी। अब उनको पता चला था कि वो क्यों हैं, जिंदा क्यों हैं, क्यों जिंदगी जी रही हैं। फिर उसके बाद हैड टू फाइट फॉर देयर राइट टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। वुमेन जो थी वो भी क्या कर रही थी, मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी ताकि वो अपने अधिकार के लिए लड़ सके। सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पे महात्मा गांधी जो थे वो क्या कर रहे थे, वुमेन्स की पार्टिसिपेशन को अपोज कर रहे थे स्टार्टिंग में। ठीक है। जैसे ही नॉन ये सॉल्ट सत्याग्रह चलने लगा ना, ये सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए जो मार्च किया गया था, इस समय पे जो वुमेन्स पार्टिसिपेट कर रही थी, तो महात्मा गांधी ने उनको अपोज कर, मतलब मना कर दिया कि भाई आप लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो सही नहीं है। लेकिन सरोजिनी नायडू के समझाने के बाद महात्मा गांधी ने वुमेन्स को अलो कर दिया कि वो भी मूवमेंट को ज्वाइन कर सकती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये जो सरोजिनी नायडू है ना, ये महात्मा गांधी के साथ यहाँ पे देखिए खड़ी हैं। यहाँ देखें, ये महात्मा गांधी के साथ यहाँ पे खड़ी हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे देखिए। तो एक्टिव इन द वुमेन जो है वो भी नेशनल मूवमेंट में एक्टिव थी। वुमेन्स मतलब यहाँ पे सरोजिनी नायडू की बात हो रही है, तो सरोजिनी नायडू जो थी वो 1920s के टाइम से ही क्या है, नेशनल मूवमेंट में एक्टिव थी। नायडू जो थी वो एक सिग्निफिकेंट लीडर थी दांडी मार्च की, और ये पहली इंडियन वुमेन थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या बनी थी, प्रेसिडेंट बनी थी 1925 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू जो थी वो पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, पहली औरत थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। अब आगे देखिए क्या है, पीजेंट्स, ट्राइबल्स, वुमेन जो थे, ये सब के सब लोग जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे किसके अंदर, दांडी मार्च के अंदर। बिजनेस फेडरेशन जो थी, उन्होंने पैम्पलेट्स जो थे सॉल्ट इशू के ऊपर उन्होंने पब्लिश करना शुरू कर दिए। पैम्पलेट्स होते हैं जैसे वो छोटे छोटे पेजेस नहीं होते हैं जो लगाए जाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को बताने के लिए। तो उस तरह से पैम्पलेट्स वगैरह बिजनेस फेडरेशन ने पैम्पलेट्स वगैरह लगाना शुरू कर दिए, पर्चे टाइप के आप कह सकते हैं, सॉल्ट इशू के ऊपर। गवर्नमेंट जो थी उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए, रोकने के लिए बहुत ही बुरे बुरे तरीके जो थे वो पीसफुल सत्याग्राहीज के अगेंस्ट क्या करने शुरू कर दिए, स्टार्ट करना शुरू कर दिए, और बहुत सारे सत्याग्राहीज को क्या कर दिया गया, जेल में भेज दिया गया। ये जो कंबाइंड स्ट्रगल था इंडियंस का, इससे मतलब सक्सेसफुल तो रहे, मतलब फल तो मिला। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट था 1935 का, उसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थी वो दे दी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब यहाँ पे ये है कि उसने आज़ादी दे दी। अभी प्रोविंसेस जो हैं, अभी के टाइम पे स्टेट को बोला जाता है, उस समय पे प्रोविंसेस बोला जाता था। ठीक है। तो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी, आज़ादी दे दी कि भाई आप लोग क्या कर सकते हैं, जो मतलब मूवमेंट वगैरह चला सकते हैं। और गवर्नमेंट जो थी उसने ये भी अनाउंस कर दिया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होंगे 1937 में। कांग्रेस जो थी उसने क्या किया, फॉर्म्ड गवर्नमेंट, कांग्रेस ने गवर्नमेंट बना ली। मतलब 11 प्रोविंसेस थे, 11 में से 7 प्रोविंसेस के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई थी। सो सितंबर 1939 में
2 साल के बाद कांग्रेस का जो रूल था प्रोविंसेस के अंदर वो क्या होना शुरू हो गया था। वो तो अच्छे से चल रहा था, लेकिन 1939 में वॉर भी ब्रोक आउट हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो शुरू हो चुका था। तो कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको पता था कि हिटलर जो है वो किस तरीके से क्या कर रहा है, मतलब हरकतें कर रहा है, कितना जालिम है वो, कितना लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो कांग्रेस के लीडर जो थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्ट में उन्होंने क्या किया, एक एफर्ट लगाया। उन्होंने बोला कि भाई हम जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे ना, उन्होंने बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भाई हम आपकी हेल्प करेंगे इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करने में। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनके इस रिफ्यूजल को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। किसने? ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया था। लेकिन कांग्रेस के जो लीडर थे ना, उन्होंने जब वो ये ऑफर लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए, उन्होंने बोला हम आपकी मदद करेंगे ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इसमें पार्टिसिपेट करके, लेकिन हमारी एक डिमांड है। और वो डिमांड क्या थी कि भाई आप लोग हमें क्या करोगे, इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर दोगे जैसे ही ये वॉर ख़त्म होगा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये डिमांड जो थी वो मना कर दी, और कांग्रेस मिनिस्ट्री जो थी उन्होंने क्या कर दिया, रिसाइन करके फिर से प्रोटेस्ट में चले गए। अब ये हैं जो वीर लखन नायक वाज हैंग, इनको फांसी पे लटका दिया गया। बाजी मोहम्मद जो कि प्रेसिडेंट थे नबरांगपुर कांग्रेस के, उड़ीसा के अंदर 1930 में एक रिपोर्ट देते हैं कि अगस्त 25 1942 में 19 पीपल जो थे डाइड ऑन द स्पॉट इन पुलिस फायरिंग एंड पापरंदा इन नबरांगपुर। कि नबरांगपुर में एक जगह थी पापरंदा, वहाँ पे 19 लोग जो थे पुलिस की फायरिंग में मारे गए थे। बहुत सारे जो थे वो मारे गए थे, और कुछ जो थे वो जख्मी भी हो गए थे। और हजारों को क्या कर दिया गया, कोरटपुट डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया गया। सेवरल वर शॉट और एक्सिक्यूटेड, बहुत सारों को मारा भी गया और क्या कर दिया गया, गोली मारी गई और जान से भी खत्म कर दिया गया। वीर लखन नायक जो थे, जो कि एक लेजेंडरी ट्राइबल लीडर थे, जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या कर रहे थे, खड़े हुए थे, उनको फांसी पे लटका दिया गया। नायक जो है वो बाजी टेल्स हमें ये बताते हैं कि जो नायक थे ना, वीर लखन नायक जो थे, उनको मतलब मरने से कोई दुख नहीं था, बस उनको ये दुख था कि वो फ्रीडम की जो मतलब आज़ादी उनके देश को मिलेगी उसको वो देख नहीं पाएंगे, उसको देखने के लिए वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। उनको सिर्फ इस बात का दुख था। बाजी मोहम्मद जो थे, इन्होंने 20,000 लोगों को नेशनल स्ट्रगल में ज्वाइन किया। उन्होंने सत्याग्रह को ऑफर किया, बहुत बार पार्टिसिपेट किया बहुत सारे प्रोटेस्ट्स में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अगेंस्ट। और क्विट इंडिया मूवमेंट भी में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया, सपोर्ट किया। और साथ ही साथ में बहुत बार ये लोग जो थे ये जेल में भी गए। अब आगे जो हमारे पास आता है वो क्या है, यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट। अभी हमने 1930s का देखा कि साल्ट मार्च जो था वो किस तरीके से ख़त्म किया गया, ब्रोक किया गया। अब हमारे पास आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। इसको हिंदी में अगर बोला जाता है भारत छोड़ो आंदोलन की मतलब चलाया गया था। तो डिमॉन्स्ट्रेटर जो थे, प्रदर्शनकारी जो थे, वो पुलिस के साथ क्लैश कर रहे थे हर दिन। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को अरेस्ट कर दिया जाता था, बहुत सारे उसमें से मारे भी गए, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जख्मी भी हुए। बोस एंड द INA, सुभाष चंद्र बोस जो है, ये उनकी पिक्चर है। ये एक रेडिकल नेशनलिस्ट थे, मतलब ये ना चाहते थे कि हमारे देश को आज़ादी मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़ाई झगड़ा करके ही क्यों ना मिले। और ये सोशलिस्ट लीनिंग थे, मतलब समाज सेवक भी थे। बोस जो थे वो गांधी जी के आइडियाज़ को फॉलो नहीं करते थे, लेकिन ये उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और उनको कंसीडर करते थे फादर ऑफ नेशन। सुभाष चंद्र बोस ही ऐसे पर्सन हैं, पहले पर्सन है जिन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन के नाम से बुलाया था। जनवरी 1941 में इन्होंने मतलब सीक्रेटली ये कलकत्ता से अपना घर छोड़ के चले गए, और ये सिंगापुर चले गए जर्मनी से होकर। मतलब जर्मनी से निकलकर ये सिंगापुर पहुंचे, और वहां पे इन्होंने आज़ाद हिंद फौज, या जिसको इंडियन नेशनल आर्मी बोला जाता है, उसको इन्होंने क्या किया, रेज किया, मतलब बनाया। तो उन्होंने ये क्यों फॉर्म करी आज़ाद हिंद फौज, ताकि ये इंडिया को ब्रिटिश कंट्रोल से क्या कर सके, फ्री कर सके। तो ब्रिटिश इंडिया को ब्रिटिश कंट्रोल से फ्री करने के लिए 1944 में जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, इन्होंने क्या किया, इंडिया में एंटर करने की कोशिश की इम्फल और कोहिमा से। लेकिन इनका ये जो कैंपेन था ये फेल हो गया। INA के मेंबर्स को जेल में डाल दिया गया, और उनके ऊपर बहुत सारे केसेस लगा दिए। कंट्री के अलग अलग जगह से लोग जो थे वो आए, और उन्होंने बोला कि उन्होंने मतलब मूवमेंट करना शुरू कर दिया, मूवमेंट चलाए बहुत सारे, कि वो INA के अगेंस्ट जो है वो केस जो है वो नहीं चलने देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आता है हमारे पास क्विट इंडिया एंड लेटर। मतलब जो क्विट इंडिया था, देश में से अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का समय, और उसके बाद का समय यहाँ पे बताया है। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो एक नया
स्टेप जो है वो उठाएंगे ताकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट चला सके। और इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मिडल में उन्होंने इनिशिएटिव जो था वो उठाया। ब्रिटिश जो थे उनको इंडिया जो है वो छोड़ के जाना ही पड़ेगा, ये किसने बोला? महात्मा गांधी ने बोला। पीपल्स को उन्होंने बोला करो या तो मरो, मतलब या तो आप ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा दो या तो फिर आप लोग उनके हाथों मर जाओ। और इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश, आपको ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना ही होगा। और लेकिन नॉन वायलेंटली तरीके से, ठीक है, बिना लड़ाई झगड़ों के ये लड़ाई झगड़ों से खून खराबा किए आपको ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। गांधी जी और दूसरे लीडर जो थे उनको जेल भी भेज दिया गया, लेकिन उनके जेल जाने के बाद भी मूवमेंट जो था वो रुका नहीं। स्पेशली पीजेंट्स और यूथ जो थे वो लोग क्या हुए, इकट्ठे हुए और उन्होंने मूवमेंट चलाया। अब ये जो मूवमेंट चल रहा था ना, अब ये जो मूवमेंट चलाई जा रही थी ना, ये बिना लीडर्स के चलाई जा रही थी, क्योंकि लीडर्स जो थे कांग्रेस पार्टी के वो सारे के सारे जेल में क्या कर दिए गए थे, अरेस्ट कर दिए गए थे। कम्युनिकेशन और सिंबल्स जो थे स्टेट अथॉरिटी के, उनको पूरी कंट्री में पूरी जगह उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था। स्टेट अथॉरिटी यहाँ पे कौन थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। बहुत सारे एरियाज में लोगों ने अपनी ही गवर्नमेंट जो थी वो क्या कर ली थी, बना ली थी। फर्स्ट जो रिस्पॉन्स रहा ब्रिटिशर्स का वो क्या था? रिप्रेशन, मतलब दबाया जाए किसको? इन लोगों को जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। 1943 के एंड होते होते 90,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और 1,000 के आसपास लोग जो थे वो फायरिंग में मारे गए। इन बहुत सारे एरियाज में ऑर्डर्स ये दे दिया गया कि मशीन गन जो है वो चलाई जाएगी एयरप्लेन्स के थ्रू। किसके ऊपर? क्राउड के ऊपर, जो लोग इकट्ठे हुए होंगे उनके ऊपर गोलियां चलाई जाएंगी एयरप्लेन्स के थ्रू। और रेबिलियन जो था वो क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा विरोध बढ़ गया था कि लोग जो थे वो उन्होंने फिर भी अपने घुटने नहीं टेके। उन्होंने बोला अब तो हम आज़ादी लेके ही छोड़ेंगे। अब टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, इंडिपेंडेंस तो अभी मिलने ही वाली थी, लेकिन इंडिपेंडेंस मिलने से पहले क्या हो गया? पार्टीशन हो गया। ठीक है, पार्टीशन हो गया था ना इंडिया और पाकिस्तान का। तो 1940s के टाइम पे मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने क्या किया, एक रेजोल्यूशन जो था उसको पास ऑन किया और डिमांड किया इंडिपेंडेंट स्टेट्स का। इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी कि हमें अपनी अलग स्टेट चाहिए, किसको? मुस्लिम्स को, नॉर्थ वेस्टर्न ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। अभी जो ईस्ट आपका बांग्लादेश वाला एरिया ना, उस समय पे वो ईस्ट पाकिस्तान होता था और अभी जो पाकिस्तान वाला एरिया है वो वेस्ट पाकिस्तान होता था। तो मुस्लिम्स जो थे या आप मुस्लिम लीग के जो पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स थे, इन्होंने डिमांड किया हमें मुस्लिम्स के लिए क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। ये जो रेजोल्यूशन था डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान। इस रेजोल्यूशन में पार्टीशन या फिर पाकिस्तान की डिमांड नहीं करी गई थी, बस इसमें यह था कि हमें अलग स्टेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए। तो वाई डिड द लीग आस्क फॉर एन ऑटोनोमस अरेंजमेंट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट? तो ये जो लीग थी, पॉलिटिकल पार्टी जो थी, ये मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी जो थी, इन्होंने ऑटोनोमस अरेंजमेंट जो थी मुस्लिम्स के लिए वो क्यों मांगा? सो लेट 1930s के टाइम पे जो लीग था उन्होंने शुरू किया विविंग द मुस्लिम्स एज अ सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदूज। ये लोग अपने आप को हिंदू स्टेट से या हिंदू लोगों से अलग नेशन बनाना चाहते थे या हिंदू नेशन से अलग करना चाहते थे। डेवलपिंग दिस नोशन, इस नोशन को डेवलप करने के लिए इन्होंने बोला कि भाई क्या है, हिंदू और मुस्लिम्स की जो टेंशन है, अगर आप इतिहास को ही देखेंगे तो हिंदू मुसलमान के जो ग्रुप्स हैं 1920s और 1930s के बीच में, इस समय पे क्या है, बहुत ज़्यादा इनके बीच में लड़ाई झगड़े जो थे वो चलते थे। मोर ओवर ये बोला गया, देखिए ये वाला पेज मैं आपको बाद में बता दूंगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि जो प्रोविंशियल इलेक्शंस थे 1937 के, उसकी वजह से लीग जो थी उन्होंने बोला मुस्लिम्स जो हैं वो एक मिनॉरिटी ग्रुप है और लोग जो है एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर भी इनको किसी तरह की इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। मतलब मुस्लिम्स को मुस्लिम्स के भी वोट नहीं मिल रहे थे और ये एक मिनॉरिटी ग्रुप में आ रहा है। और अगर हिंदू और मुस्लिम्स एक साथ रहेंगे तो मुस्लिम्स लोगों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और मुस्लिम्स लोग जो हैं वो अनरिप्रेजेंटेड रह जाएंगे। उनको ये डर था। सो कांग्रेस ने रिजेक्शन जो था इसका, कांग्रेस पार्टी जो थी उन्होंने लीग्स की इस रेजोल्यूशन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और जो कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ द लीग्स डिजायर टू फॉर्म अ जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1937 आल्सो अनाइड द लीग। तो कांग्रेस ने क्या किया था, जो ये मुस्लिम लीग की जो पार्टी थी ना, इन्होंने कांग्रेस को बोला कि हम एक क्या करते हैं, जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट बना लेते हैं यूनाइटेड प्रोविंसेस के अंदर 1937 में। लेकिन कांग्रेस ने उनकी इस बात को मना कर दिया और इस वजह से भी मुस्लिम लीग जो थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी और इसलिए वो डिमांड करने लगी कि हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। कांग्रेस के फेलियर से
मुस्लिम्स जो थे, मुस्लिम मासीस जो थी वो इकट्ठा होने लगी 1930s के टाइम पे, और उन्होंने क्या किया, समाज के अंदर मतलब मुस्लिम्स पार्टी का सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। इट्स आउट टू लार्ज इट्स सपोर्ट इन द अर्ली 1940s व्हेन मोस्ट कांग्रेस लीडर्स वर इन जेल। और इन्होंने बहुत सारे मुस्लिम्स को अपने सपोर्ट में कर लिया जब मैक्सिमम कांग्रेस लीडर्स जो थे वो क्या थे, जेल में थे। जैसे ही वॉर खत्म हुआ 1945 में, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, नेगोशिएशन जो थी कांग्रेस और लीग के बीच में वो क्या कर दी, ओपन कर दी। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई या तो आप इकट्ठे हो जाओ या तो आप दोनों अलग हो जाओ। तो टॉक्स जो था वो फेल हो गया। उन्होंने मतलब बातचीत करवानी चाहिए, नेगोशिएशन से उन्होंने क्या किया कि बातचीत करके ये लोग अपनी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट कर ले, लेकिन ये जो बातें थी फेल होगी, और लीग जो था वो अपने आप को सोल स्पोक पर्सन ऑफ इंडिया मुस्लिम, वो अपने आप को अलग करना उसने डिसाइड कर लिया। कांग्रेस जो थी वो उन्होंने इसके मुस्लिम लीग के इस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम जो थे उन्होंने क्या किया, वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। किस चीज़ को, मुस्लिम लीग ने जो डिमांड करी थी उस चीज़ को। इलेक्शन जो थे प्रोविंसेस के वो फिर से कंडक्ट करवाए गए 1946 में। कांग्रेस जो थी उन्होंने बहुत अच्छा किया जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर। अब जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या है यहाँ पे, तो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज मतलब इलेक्शंस जो थे डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में वो हो रहे थे बिना रिजर्वेशन के, या फिर बिना रिलीजियस या फिर दूसरी कम्युनिटी के। ठीक है, मतलब अब किसी भी तरह की रिजर्वेशन जो थी वो नहीं थी। तो कांग्रेस जो थी, तो कांग्रेस ने बहुत सारी सीटें जीत ली थी, और इसमें फिर से लीग के सीट्स जो थी, रिजर्व सीट जो थी, उसमें वो स्पेक्टिकुलर जो था वो रहा, मतलब बहुत ही अच्छा रहा। तो उन्होंने क्या किया, डिमांड करना शुरू कर दिया पाकिस्तान की। ठीक है, मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट जो था उसने तीन मेंबर जो थे वो दिल्ली में भेजे, ताकि वो डिमांड की एग्जामिनेशन कर सकें और सजेस्ट कर सकें एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, ताकि वो इंडिया को फ्री किस तरीके से करना है उसके लिए एक मिशन जो था, मतलब 3 मेंबर मिशन जो था वो दिल्ली में भेजे गए थे। This mission suggested that India should remain united and constitute itself as a loose confederation with some autonomy for Muslim majority area। तो ये जो मिशन था इसने ये सजेस्ट किया इंडिया को कि भाई आप लोगों को यूनाइटेड रहना पड़ेगा, और आप लोगों को ये जो ऑटोनोमस जो है मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो मतलब जो बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, अलग होना है, तो वो एरिया जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी की ऑटोनोमी होगी, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा होंगे, उनकी कन्फेडरेशन करना क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग टू एग्री टू स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल। लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो थी वो इस सजेशन पे उन्होंने एग्री नहीं किया। पार्टीशन जो थी वो अब क्या होने लगी, नाउ बिकम मोर और लेस इनएविटेबल, मतलब अब पार्टीशन जो था वो होना ही होना था। सो जो फेलियर, ये जो कैबिनेट मिशन का फेलियर होने के बाद मुस्लिम लीग जो थी उसने डिसाइड कर लिया कि वो मास एगिटेशन करेगा, मतलब मूवमेंट करेगा, ताकि वो पाकिस्तान की डिमांड को जीत सके। 16 अगस्त 1946 में एक डायरेक्ट एक्शन डे जो था वो किया गया। इस डे पे राइट्स जो थे वो ब्रोक आउट करेंगे कलकत्ता में, मतलब रैलीज वगैरह दंगे फसाद किए गए कलकत्ता में। बहुत दिनों तक लोग मतलब ये जो दंगे फसाद थे चलते रहे, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। 1947 के टाइम पे, यानी कि मार्च का मंथ था, 1947 का ईयर था, इसमें वायलेंस जो था वो नदर्न इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भी स्प्रेड होना शुरू हो गया था। 100,000 पीपल जो थे वो मारे गए, एंड न्यूमरस वुमेन जो थी वो उनको ब्रुटैलिटीज जो थी, मतलब बहुत ही क्रूरता जो थी वो फेस करनी पड़ी इस पार्टीशन की वजह से। मिलियंस ऑफ पीपल जो थे उनको फोर्स, मतलब मजबूरन अपना घर जो था वो छोड़कर भागना पड़ा। टॉर्न एजेंडर फ्रॉम देयर होमलैंड्स, दे वर रिड्यूस्ड टू बीइंग रेफ्यूजीज इन अलाइंड लैंड्स। और जो जिनके अपने अपने घर थे, जैसे कि लोगों को जब ये पार्टीशन हुआ, बहुत सारे लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, और उनको जो है वो रिफ्यूजीज बनकर दूसरी जगहों पे रहने पड़ा। पार्टीशन जो था उसने पूरे इंडिया को बदल दिया, बहुत सारी सिटीज़ को बदल दिया, और एक नई कंट्री की फॉर्मेशन होगी जिसका नाम था पाकिस्तान। जो इंडिपेंडेंस हमें ब्रिटिश रूल से मिली उसकी खुशी भी थी, लेकिन ये खुशी जो थी ये इतनी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं पार्टीशन, और पार्टीशन की वजह से बहुत दुख और वायलेंस जो था वो भी फेस करना पड़ा। खुशी तो थी ही थी, लेकिन खुशी बिना दुख और बिना वायलेशन के नहीं रास आई सबको। ठीक है, तो यहाँ पे रेफ्यूजीज जो हैं आपको राइट टाउन पंजाब के अंदर गैदर हुए हैं न्यू दिल्ली के अंदर, खाने और शेल्टर की तलाश में। अब जो बॉक्सेस में वो रहता था वो हम देख लेते हैं। ये है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको जो कि पाश्तून लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से। फ्रंटियर मतलब आपका बॉर्डर वाला एरिया होता है। ठीक है, अपने कलीग्स के साथ हैं एट अ पीस मार्च थ्रू बिहार। बिहार से ये क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं मार्च 1947 में, ये देखिए यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। ये फाउंडर थे किसके,
खुदाई खिदमतगार एक खुदाई खिदमतगार जो थी, एक पावरफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट थी जो कि पाश्तून पठान्स के अगेंस्ट प्रोविंस में चलाई थी। बादशाह खान जो थे ये स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे इंडिया की पार्टीशन को, मतलब ये नहीं चाहते थे कि इंडिया की पार्टीशन हो। और ये कांग्रेस कलीग्स की फॉर एग्रीइंग टू द 1947, मतलब ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के कलीग्स को कि भाई आपने क्यों 1947 के डिवीजन को एग्री, मतलब उसमें आप क्यों एग्री हुए हो, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो। उसके बाद यहाँ देखिए ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो बैठे हुए हैं, और जवाहरलाल नेहरू जो है वो महात्मा गांधी को कुछ सुना रहे हैं बॉम्बे सेशन के पहले, जो कि 1946 में कंडक्ट किया गया था। गांधी जी जो थे, गांधी जी डिसाइपल, मतलब बहुत ही बड़े चेले थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के। ये कांग्रेस सोशलिस्ट भी थे, कांग्रेस के मेंबर थे, सोशलिस्ट थे, साथ साथ समाजवादी थे और एक इंटरनेशनलिस्ट थे। बहुत सारे लोग इनको जानते थे। नेहरू जो था वो एक लीडिंग आर्किटेक्ट रहा है नेशनल मूवमेंट का, और इंडिया की फ्रीडम की इकोनॉमी और पॉलिटी को बनाने में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है, ये है यहाँ पे बैठे हुए कौन, मौलाना आज़ाद अपने मेंबर्स के साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर, जो कि सेवाग्राम 1942 में है। 1942 की बात है। आज़ाद जो है वो मक्का में पैदा हुए थे, एक बंगाली फादर, इनके फादर जो है वो बंगाली हैं और मदर जो है वो अरब है। तो इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। आज़ाद जो थे वो स्कॉलर थे इस्लाम के, और वहादत दीन द एसेंशियल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन, इसको क्या करते थे, फॉलो करते थे। एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थे गांधीयन मूवमेंट्स के, और ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे। ही वाज अपोज, ये जो था ये जो मौलाना आज़ाद थे ना, ये जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, कि मतलब डिवीजन को ये भी पसंद नहीं कर रहे थे, ये नहीं चाहते थे कि इंडिया की डिवीजन हो। उसके बाद ये फिगर देखिए, यहाँ पे चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य जी हैं, जिनको सी राजा गोपालाचार्य के नाम से जाना जाता है। गांधी जी से बात कर रहे हैं, गांधी जिन्ना टॉक से पहले 1944 में। वेतरनान नेशनलिस्ट थे, लीडर थे साल्ट सत्याग्रह के, साउथ में, साउथ वाली साइड में ये बहुत बड़े लीडर रहे साल्ट सत्याग्रह के। सी राजा गोपालाचार्य को जो है राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनको जो है सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ द इंटरीम गवर्नमेंट, इन्होंने जो है वो इंटरीम गवर्नमेंट, मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, और ब्रिटिश राज के देश के आज़ाद होने से पहले और ब्रिटिश रूल के बाद के जो बीच का समय था ना, उस समय पे ये मेंबर थे किसके, इंटरीम गवर्नमेंट के 1946 में, और साथ ही साथ में ये फ्री इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे। फिर उसके बाद यहाँ देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है नेगोशिएशंस में इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1945 से 1947 में, और इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पटेल जो हैं ये एक अनप्रिविलेज्ड पीजेंट थे, प्रॉपर्टी फैमिली ऑफ नाइडाद गुजरात से ये बिलोंग करते थे। बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर थे फ्रीडम मूवमेंट के 1981 ऑनवर्ड्स के टाइम पे। पटेल जो है ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं कांग्रेस के 1931 में। उसके बाद ये हैं मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी जी के साथ बॉम्बे में, सितंबर 1944 का टाइम है ये। एम्बेसडर थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के अंटिल 1920, मतलब इनको बहुत बड़ा माना जाता था कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हिंदू मुस्लिम एक होने चाहिए। 1920 के पहले पहले की बात है। जिन्ना जो है इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लखनऊ पैक्ट को बनाने में, ठीक है। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है आपको। ही रीऑर्गेनाइज द मुस्लिम लीग आफ्टर 1934, और जैसे ही इन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था 1934 के बाद से, ये डिमांड करने लगे थे किसकी, पाकिस्तान की, कि मतलब पाकिस्तान जो है वो अलग होना चाहिए। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बहुत लंबा हो गया है वीडियो, आई होप आप इसको अच्छे से देखेंगे और आप पूरा इसको समझेंगे चैप्टर को। तो इससे पहले वाले पार्ट्स भी देख लीजिएगा, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।